हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक गांव है पालमपुर, उसकी कहानी को पढ़ रहे हैं। शुरुआती वीडियो में आपको मैंने पालमपुर गांव की कहानी सुनाते हुए उसका परिचय कराया था, मतलब गांव का इंट्रोडक्शन, कि गांव में कितने परिवार हैं, कि किस तरह के परिवार हैं, कितने लोगों के पास खेती है, कितने खेतिहर मजदूर हो सकते हैं, सामाजिक संरचना, फिर उस गांव के नज़दीक कौन सा गांव है जहां पर फसल उत्पादन के बाद फसल बेचने जाते हैं किसान, ये सारी चीज़ें बताई। फिर हमने आगे बात की कि पालमपुर की जो खेती के लिए जो ज़मीन उपलब्ध है उसका रकबा निश्चित है। जो शुरुआती दौर में बुज़ुर्गों के समय उन्होंने रकबा निर्धारित किया था जंगल काटकर, वही रकबा अभी भी वहाँ पर मौजूद है। उस रकबे में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब जब रकबा उतना ही है तो लोगों ने उसी रकबे से, उसी भूमि से जो बढ़ नहीं पा रही है, जिसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें से अधिक पैदावार कैसे लें। उसके लिए आपको दो विधियां बताई, एक बहुविध फसल प्रणाली और एक हरित क्रांति के बाद आधुनिक कृषि प्रणाली। तो परंपरागत खेती जो है, जैसा कि पहले मैंने बताया, परंपरागत खेती का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आधुनिक खेती है उसके पहले पालमपुर के लोग परंपरागत खेती किया करते थे। परंपरागत खेती में कुछ नहीं, घर का बीज, घर की खाद, सिंचाई भी कम लगती थी, रहट के द्वारा कर लेते थे, कुआं खोद लिया। तो कुएं में भी पानी का जो वाटर लेवल था वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं था, इसलिए कुएं में सामान्य तौर पर पानी निकल आता, कम सिंचाई लगती, भले उपज कम होती लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं होती थी। लेकिन अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए पालमपुर के जो किसान थे उन्होंने आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग आरंभ कर दिया। आधुनिक कृषि पद्धतियों में HYV बीज थे, मतलब हाई यील्डेड वैरायटी सीड्स। उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी सिंचाई की और साथ में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की। तो डेफिनेटली रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से जो परंपरागत बीज हैं 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देते थे, वही खेत अब उसी हेक्टेयर पे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा उत्पादन देने लगे। ये चीज़ हम अभी तक समझ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, और पालमपुर गांव में जो उपलब्ध भूमि है खेती के लिए उसका वितरण किस तरह से, मतलब किस किसान के पास कितने एकड़ ज़मीन है, किसके पास कितनी हेक्टेयर ज़मीन है, इस तरह से भूमि का वितरण क्या है, और उन खेतों में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भाई, उत्पादन के जो कारक हैं उसमें हमने 3 चीज़ों को देखा था। पहली चीज़ देखी थी भूमि, तो भूमि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो क्या धारण कर पाएगी, कैसे धारण कर पाएगी, इसको हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर बात आती है भूमि का वितरण किस प्रकार है। वितरण जब हो जाता है इसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे कि उस भूमि में श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह श्रम कहाँ से उपलब्ध होगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हम आरंभ करते हैं। पालमपुर की कहानी के अंतर्गत आज इस गांव का भाग 3 हम लेकर आए इस कहानी का। तो इसमें वही पालमपुर की खेती है मेन टॉपिक, जिसमें क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, भूमि किस प्रकार वितरित है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा और खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। चलिए आगे देखते हैं क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। चूँकि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल डेफिनेटली जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की जो आधुनिक पद्धति है उससे प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका दोहन कर लिया गया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता जो है वह कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल का जो है वह सतत प्रयोग हो रहा है, जिससे भौम जल स्तर भी कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की देखभाल करनी ही चाहिए। हम अखबारों में और शोधों में अक्सर ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो रासायनिक खाद हम प्रयोग करते हैं उनमें ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। जब पानी में घुल जाते हैं तो कुछ जो खनिज हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो तो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन
उसमें से कुछ हानिकारक तत्व भी होते हैं जो पौधे ग्रहण नहीं कर पाते और वो ज़मीन पर रह जाते हैं। तो भूमि के माध्यम से या तो वह ज़मीन में जैसे जैसे पानी सोखता है तो वह जो तत्व हैं या हानिकारक विषैले पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके भौम जल के पास चले जाते हैं। या फिर नदियों, बारिश के टाइम पे या अन्य किसी माध्यम से जब लगातार हम सिंचाई करते हैं तो एक खेत से दूसरे खेत होते हुए नदी नालों के माध्यम से वे नदी और नालों में प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो रासायनिक खाद हैं ये क्या करते हैं, उन मिट्टी को भी प्रभावित करने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो रासायनिक उर्वरक हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मौजूद विषैले तत्व जो हैं यह ज़मीन को धीरे धीरे करके जहरीली बनाने लगते हैं। न केवल ज़मीन को बल्कि भौमजल को भी प्रदूषित करते हैं और मिट्टी के जो सूक्ष्म अवयव हैं या जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं उनको भी ये नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जो भूमि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के पहले जितनी उर्वरा शक्ति धारण करते हुए रहती थी, जितनी ज़्यादा उपजाऊ होती थी, रासायनिक खादों के प्रयोग करने के बाद उसके उपजाऊ पन्ने में धीरे धीरे करके कमी आती जा रही है। ये हमारे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती हैं। ऐसी ही एक अखबार की रिपोर्ट है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो बड़े नवाचारी किसान हैं। किसी भी नवाचार की बात हो खेती में तो सबसे पहले वे ही प्रयोग करते हैं। आधुनिक कृषि की शुरुआत वहीं से हुई और पैदावार बम्पर पैदावार में बढ़ गई। लेकिन हुआ क्या, लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग और कीटनाशकों के प्रयोग ने वहाँ की भूमि की जो उपजाऊ शक्ति थी उसको ख़त्म कर दिया। अब स्थिति ये आ रही है कि लगातार ज़्यादा उपज पाने के लिए वहाँ पर कीटनाशकों की और अधिक मात्रा प्रयोग में की जा रही है। जब ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो भूमि अंततः जाकर अपनी उपजाऊ शक्ति को समाप्त कर देगी और वह भूमि धीरे धीरे करके बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। तो यही ये टॉपिक है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। मतलब जो हम आधुनिक कृषि क्रांति के माध्यम से जिन चीज़ों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का, उससे हमको पैदावार तो अधिक मिली है, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है वो क्या हुआ है, हमको विषैली उपज प्राप्त हो रही है। जो कीटनाशकों में जो जहर होता है वह फसलों में आने लगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बीमारियां ज़मीन में रोप कर जा रहे हैं। कैसे, पालमपुर गांव के किसानों के साथ में भी यही हो रहा है कि पैदावार को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करने लगे, लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। अब जब कीटनाशकों का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होने की आशंका है। क्या भूमि यह आधुनिक कृषि के तरीकों को धारण कर पाएगी? क्या इन तरीकों में प्रयुक्त रासायनिक खाद को वह धारण कर पाएगी? क्या वह कीटनाशकों को धारण कर पाएगी? ये मुख्य सवाल है। चूँकि वैज्ञानिक रिपोर्ट ये कहती है कि ये सारे रासायनिक तत्व मिलकर अंततः ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म करते हैं और ज़मीन को बंजर बना देते हैं। ठीक है ना। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो मिट्टी की उर्वरता की क्षमता हो, अरे मिट्टी की बात करें हम, मिट्टी की जो 1 से 1.5 mm मोटी परत होती है ना, उसको ही बनने में लगभग 2000 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। मतलब 1.5 से 2000 साल के आसपास का समय लगता है मिट्टी की 1 से 1.5 mm की मोटी परत बनने में। तो सोच लीजिए कि इसको दोबारा तैयार होने में, मिट्टी की उर्वरता शक्ति पुनः हासिल करने में कितना लंबा वक्त लगता है। एक बार ये नष्ट हो जाती तो उनको तत्काल हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसा ही होता है भौम जल के साथ। यदि हम नलकूपों का बेतहाशा प्रयोग करेंगे सिंचाई के लिए तो होगा क्या, अंततः ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो पूरा बाहर आने लगेगा और अंततः आसपास के जो नदी नाले कुएं हैं उनको तो सुखाई देगा, साथ में और भी वाटर लेवल जो है वो नीचे चलते चला जाएगा। और जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो हमारे पास में दोबारा सिंचाई करने के लिए कोई अवसर मौजूद नहीं रहेंगे, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसीलिए विवेकपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए जोर दिया जाता है। तो उत्पादन के कारकों में पहला कारक जो था वह भूमि और प्राकृतिक संसाधन था। हालांकि यह एक स्थायी संसाधन है, स्थायी पूंजी है, लेकिन यदि इसका हम अविवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल तक उपयोग कर पाएंगे और इसके बाद भूमि की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी, मतलब उपजाऊपना खत्म हो जाएगा। तो हमको पैदावार जो परंपरागत बीजों से मिलती थी, देसी खाद से मिलती थी, उतनी भी नहीं मिलेगी और बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाएंगी, पूरे समाज को बीमार करेगी वो फसल
वो तो अलग से बात हो गई। ठीक है ना, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो क्या भूमि यह धारण कर पाएगी से तात्पर्य ही यही हुआ, क्या भूमि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के जहरीले तत्वों को धारण कर सकती है? कभी नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पालमपुर में जो खेत हैं, जो रकबे हैं, वो किस तरह से वितरित हैं। कितने लोगों के पास खेती है तो कितनी है, और नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं। चलिए हम देखते हैं। अगला बिंदु चौथा है, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। हमने बताया ना कि खेती एक स्थायी पूंजी है, और वह कितनी महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप से हम जब खेती कर रहे थे तो वही भूमि उपजाऊ थी। रासायनिक खादों की जगह हम देसी गोबर का खाद प्रयोग करते थे। उपज कम आती थी लेकिन भूमि बची हुई थी। लेकिन हो क्या गया उल्टा, पैदावार ज़्यादा लेने के चक्कर में हमने आधुनिक कृषि तो अपनाई, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे और भूमि खराब होने लगी। और ख़राब अगर हो जाएगी तो फिर दोबारा उस भूमि से खेती हम कर भी नहीं पाएंगे। अतः आपने यह बात बहुत अच्छे से समझ ली होगी कि खेती के लिए भूमि जो है वह कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य ये है कि खेती में जो काम करने वाले लोग हैं, सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। जितने लोग खेती में काम करते हैं, खेतों में काम करते दिखाई देते हैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि वे सारे लोगों के पास खेती के लिए ज़मीन हो ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती और वे बटाई ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेतों में जाकर श्रम प्रदान करते हैं। ऐसे ही पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार ऐसे हैं, 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि है ही नहीं। और जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है उनमें अधिकांश अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, दलित वर्ग से हैं। ठीक है ना, 450 का 1/3 मतलब वही 450 में 3 का भाग देंगे तो 150 आ गया ये। और ये 150 लोगों के पास स्वयं की कोई ज़मीन नहीं है, खेती के लिए कोई भूमि नहीं है। ये लोग खेतीहर मजदूर हैं, कृषि श्रमिक हैं। बाकी परिवारों में से जो 240 परिवार हैं जिनके पास भूमि है, वे 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटी भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। अब बाकी 240 परिवारों के पास ज़मीन है, लेकिन उनमें से भी 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, मतलब 5 एकड़ से भी कम भूमि उनके पास में उपलब्ध है। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है और उनके वॉलेट, उनके पर्स हमेशा खाली रह जाते हैं। भाई 5 एकड़ से कम भूमि वाला किसान है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाला किसान है, तो वह साल भर खेतों में मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसके पास में इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि वह अपने लिए सेविंग कर सके या बचत कर सके या भविष्य के लिए कोई क्रियाशील पूंजी निर्माण कर सके या अपने लिए कोई स्थायी पूंजी बना सके। इतनी आमदनी उसको नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में ज़मीन उतनी है ही नहीं। इसके अलग आप चित्र में अगर आप देखें कि ये गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को आप देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। ये जो छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला, ये छोटे टुकड़े जो दिख रहे हैं आपको, ये चारों तरफ है, ये 4 छोटे टुकड़े यहाँ दिख रहे हैं, कुछ ये 15-16 छोटे टुकड़े आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों, मतलब ये खेत हैं, ये 2 हेक्टेयर से भी छोटे खेत हैं जहाँ पर छोटे किसान खेती करते हैं। छोटे किसान या बड़े किसान कद से नहीं, ज़मीन से। छोटी भूमि, कम भूमि मतलब छोटा किसान, ज़्यादा भूमि मतलब बड़ा किसान। तो जिनके पास कम ज़मीन है वे कहलाते हैं छोटे किसान। तो इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। जबकि दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के ऐसे 60 परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। कुछ बड़े किसानों के पास तो 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। ये आप बड़े बड़े टुकड़े देख रहे हैं, ये खेतों के बड़े प्लॉट्स हैं। तो ये जो है ये वाले मंझोले किसान हैं, ये मतलब छोटे और बड़े के बीच के। और ये जो बड़े बड़े प्लॉट दिख रहे हैं आपको, ये बड़े किसानों के हैं। तो इस तरह से वहाँ की ज़मीन जो है पालमपुर में कि खेती में कुछ छोटे किसानों में, कुछ मंझोले किसानों में और कुछ बड़े किसानों में वितरित है। साथ ही 150 परिवार में से अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है।
और 60 फैमिली जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ उनके पास कैसी ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, मतलब 10 हेक्टेयर के लगभग ज़मीन भी उन बड़े किसानों के पास में मौजूद है। आप लोगों ने देखा पालमपुर गांव में भूमि का वितरण किस प्रकार है। जो ज़मीन है उसमें काम करने वाले लगभग जो अनुसूचित जाति वर्ग के 150 से अधिक परिवार हैं, उन परिवारों में से कुछ के पास ज़मीन हो सकती है, लेकिन अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्वयं की कोई ज़मीन नहीं है। तो वो डेफिनेटली या तो मंझोले किसान या बड़े किसानों के पास जाकर खेतों में काम करते होंगे। इसके बाद 240 परिवार इस तरह के हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, मतलब 5 एकड़ से भी कम भूमि है। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके पास अपनी आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती है। इसके बाद 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से अधिक ज़मीन है और कुछ परिवारों के पास में तो लगभग 10 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन उपलब्ध है। अब आपकी ये समझ में आ गई कि ज़मीन है, ज़मीन में आधुनिक कृषि पद्धति का प्रयोग किया, आधुनिक कृषि पद्धति का प्रयोग के अपने नुकसान है वो तो चले ठीक है, लेकिन उससे पैदावार बढ़ गई। अब एक समस्या ये आती है कि इन खेतों में काम कौन करेगा। इतनी सारी ज़मीन है तो यहाँ पर श्रम की व्यवस्था कैसे होगी। चलिए हम इसको समझते हैं। भूमि के पश्चात श्रम जो है वह उत्पादन का दूसरा प्रमुख कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। कौन कौन से परिश्रम? खेत में बुआई, जुताई, बुआई, बीज बो रहे हैं जिस तरह से, कटाई, गहाई, खरपतवार काटना, बीच बीच में जाके उसमें सिंचाई करना, ऐसे पर्याप्त कार्य होते हैं जो खेती में किए जाते हैं और ये सारे शारीरिक परिश्रम वाले कार्य होते हैं। तो इन कार्यों को छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में खुद कर लेते हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो वे लोग तो खुद ही खेत में चले जाते हैं, खुद ही जोतना, बखरना, बोना, सिंचाई करना, ये सारे काम वो स्वयं कर लेते हैं। इस तरह से खेती के लिए आवश्यक श्रम की जो व्यवस्था है वो खुद कर लेंगे। मतलब छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने खेतों में खुद काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे श्रम की समस्या हल हो गई। अब आते हैं बड़े और मझोले किसान। तो इनको जो है अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाना होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में तो अपनी खुद की ज़मीन है और पर्याप्त मात्रा में है, और पर्याप्त मात्रा में है तो इनके पास आमदनी भी पर्याप्त हो जाती है और बचत हो जाती है। तो ये जो है किराए से श्रमिक अपने खेतों के लिए उपलब्ध करा लेते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, जैसा कि उस खेत के मालिक किसान का होता है। हाँ, किसानों द्वारा उनको मजदूरी दी जाती है और जिनके लिए वे काम करते हैं। तो श्रम की व्यवस्था कैसे होगी, ये चीज़ अब आपकी समझ में आने लगी होगी कि भूमि का वितरण से समझ में आ गया कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, मतलब छोटी भूमि है, अब यदि वो मजदूर भी लगा लेंगे, श्रमिकों को भी लगा लेंगे, तो श्रमिकों की मजदूरी कैसे देंगे, और यदि उनको मजदूरी दे देंगे तो वैसे ही उनके पास आमदनी कम है, फिर वे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इसलिए वे किसान सपरिवार खेतों में मेहनत करते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके उलट जब हम जाते हैं मंझोले और बड़े किसानों के खेत पर, तो हम देखते हैं कि मंझोले और बड़े किसान खुद काम करते नज़र नहीं आते। वहाँ पर वे लोग मजदूरों को, श्रमिकों को किराए पर बुला लेते हैं। अब जब मजदूर या श्रमिक किराए पर काम करते हैं तो क्या होता है, ये किन परिवारों से आते हैं किराए पर, तो जिनके पास या तो ज़मीन नहीं है या फिर जिनके पास कम ज़मीन है। कम ज़मीन वाले क्या करते हैं, अपने खेतों में थोड़ा बहुत काम किया, इसके बाद अतिरिक्त आमदनी के लिए बड़े या मंझोले किसान के खेतों में जाकर काम करते हैं और परिश्रम करने के बाद, श्रम करने के बाद जो मजदूरी उनको मिलती है उससे अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है। जब खुद की कोई ज़मीन नहीं है तो वो क्या करते हैं, वे मंझोले और बड़े किसानों के खेतों में जाकर काम करते हैं और अपना पेट पालते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जिनके खेतों में मजदूरी करने जाते हैं उनका उन खेतों पर कोई हक नहीं होता, ना ही उस फसल पर कोई हक होता है। वे मजदूरी पे काम करते हैं और वो मजदूरी कौन देता है, जिसके खेत में भी मजदूर काम करने गए हैं।
अब मजदूरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, या तो नगद रुपया हो सकती है या अनाज के रूप में भी हो सकती है। कभी कभी मजदूरी जो है वो भोजन के रूप में भी दे दी जाती है कि भैया आप हमारे यहाँ सुबह शाम खाओगे पियोगे और थोड़ा बहुत आप कपड़े लत्ते दे देंगे, आप रहो। अच्छा, ये मजदूरी एक जैसी नहीं होती है। कभी अलग अलग खेतों पर काम करने की मजदूरी अलग अलग होती है, कटाई की अलग होती है, बुवाई की अलग होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो मजदूरी अलग होती है, एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं तो मजदूरी अलग हो जाती है। तो इस तरह से मजदूरी जो है कम ज़्यादा होती रहती है। साथ ही साथ रोज़गार की अवधि में भी अंतर होता है। कभी कभी 2 दिन के लिए काम मिलता है, कभी कभी है तो उनको पूरी कटाई का ठेका मिल जाता है कि चलो आपको पूरी कटाई करना है या पूरी बुवाई का काम करना है। मतलब जो रोज़गार उनको उपलब्ध होता है वह सीमित अवधि के लिए होता है। हाँ, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनको वर्ष भर भी काम उपलब्ध हो जाता है। डाला जो है वह पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक श्रमिक है। तो इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन में न्यूनतम वेतन मार्च 2017 के अनुसार 300 रुपये निर्धारित किया है। मतलब एक दिन के काम का कितना निर्धारित किया है? 300 रुपये। लेकिन उसको एक दिन काम करने का सिर्फ मिलता है 160 रुपये। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनमें स्पर्धा भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली बाई से शिकायत करता है। रामकली भी एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्तियों में से हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे एक किसान है गोविंद, उसके पास में 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन थी, लेकिन उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों में वो ज़मीन उसने बराबर बराबर बांट दी। अब लगभग 0.75 हेक्टेयर के आसपास एक बच्चे के पास में उसके ज़मीन आई। तो गोविंद के बेटों में जब ये ज़मीन बट गई तो परिवार तो वही रहे, आवश्यकताएं तो बढ़ी, लेकिन ज़मीन का रकबा कम हो गया। तो वो लोग क्या करते, उस ज़मीन से आधुनिक कृषि के माध्यम से या बहुविध फसल प्रणाली से अधिक फसल उपजाने की कोशिश तो करते, लेकिन इसके बावजूद भी वे आमदनी नहीं बढ़ा पाते। तो इसलिए अपने परिवार का गुजारा करने के लिए उनको अतिरिक्त काम की भी ज़रूरत होती थी। तो ऐसे लोग भी अन्य खेतों पर जाकर मजदूरी का काम करते थे। श्रमिक का काम, मजदूरी का काम करने लगते हैं और इस तरह से अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि डाला नाम का मजदूर है, उसके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है, उसको तो रोज़ ही काम चाहिए, दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला बंदा है वो। ऐसी ही एक रामकली बाई है। वे दोनों जब आपस में बात करते हैं कि भैया अब तो हमारे पास में गुजारे के लिए पर्याप्त काम भी नहीं है, पैसा भी कम मिलता है। अच्छा, पैसा कम क्यों मिलता है? क्योंकि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। जब ज़्यादा श्रमिक होंगे और काम की उपलब्धता कम होगी तो स्पर्धा में जो निर्धारित दर है मजदूरी की, उससे भी कम का भुगतान होने लगता है। तो मांग और पूर्ति में जब अंतर आता है कि मजदूरों की संख्या बढ़ गई, काम के अवसर घट गए, तो जो उपलब्ध मजदूर हैं वे कम रेट में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इन आवश्यक चीज़ों के लिए पूंजी की व्यवस्था कहाँ से होगी। चूँकि खेतों में किसानों के लिए आधुनिक कृषि पद्धति का जब वो प्रयोग करते हैं तो वो महंगी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रैक्टर चलाना है तो डीजल चाहिए, इसके बाद रासायनिक खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए नगद रुपया चाहिए। तो इस पूंजी की व्यवस्था किसान कैसे करते हैं, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के अलग अलग कामों के लिए कर्ज लेते हैं और ऐसे कार्यों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। दूसरा, छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से पर्याप्त बचत हो जाती है। इस तरह उनकी आवश्यक पूंजी की वे व्यवस्था भी कर लेते हैं। और इन किसानों की बचत जिनके पास में ज़मीन ज़्यादा है कैसे होगी, इसका उत्तर हम अगले भाग में पाएंगे। तो इस तरह से आज के इस अध्याय का या आज के इस वीडियो का अंतिम चैप्टर है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कैसे होगी।
तो जो छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हैं, वो या तो साहूकारों से कर्ज लेंगे या व्यापारियों से सामान उधार ले आएंगे, या फिर जो गांव के बड़े और मझोले किसान हैं उनसे भी रुपया उधार ले सकते हैं। और गांव के बड़े और मंझोले किसानों के पास में स्वयं के उपभोग के बाद इतना पर्याप्त मात्रा में अनाज बच जाता है कि वे लोग उसे बेचकर बचत कर लेते हैं, उनके पास जमा पूंजी एकत्र हो जाती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि जो उत्पादन का पहला कारक है भूमि, उसको सहेज कर रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आधुनिक कृषि पद्धति के कारण कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या नहीं है, वो तो तय है कि रासायनिक खादों को और कीटनाशकों की मार को, जहरीले तत्वों को हमारी भूमि धारण कर ही नहीं सकती। एक दिन वो आएगा कि यह ज़मीन भी उर्वरा शक्ति खो देगी, उपजाऊपना खो देगी और बीमारियों का घर बन जाएगी। और कीटनाशकों के प्रयोग वाली जो फसल होगी वह बीमारियों के लिए न्योता के समान है। आज हम अधिक पैदावार से अधिक पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन साथ में हम बीमारियों के भंडार भी खड़े करते जा रहे हैं। तो ये भूमि के धारण क्षमता की बात हो गई। इसके बाद बात आई कि भूमि में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, तो ये भी आपको समझ में आ गई कि छोटे किसान अपने खेत में खुद स्वयं कर लेंगे, जबकि बड़े किसान किराए पर मजदूर ले आएंगे। वे मजदूर भूमिहीन कृषक होंगे जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, वो या तो मजदूरी करेंगे या छोटे किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मजदूरी करने चले जाएंगे। इसके बाद पूंजी की बात आई कि पूंजी की व्यवस्था कौन करेगा, तो पूंजी छोटे किसान उधारी से करेंगे, बड़े किसान अपनी बचत से करेंगे। सो सिंपल। चलिए आज के इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको लिखना है, उनको और सुन लीजिए। पहला प्रश्न है, आधुनिक कृषि से होने वाली हानियां क्या हैं, लिखिए। दूसरा, आपके नज़दीकी गांव के किसानों के भूमि के वितरण को लिखिए। तीसरा प्रश्न, खेतों में श्रम की व्यवस्था कैसे होती है। चौथा प्रश्न, मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है, इसके क्या कारण हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, विभिन्न कृषि आगतों हेतु पूंजी की व्यवस्था कैसे की जाती है। इस तरह से आपने पालमपुर की कृषि क्रियाओं को समझा। कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आपने देखा पालमपुर की भूमि स्थिर है। इसके बाद हमने देखा कि उस स्थिर भूमि से अधिक पैदावार कैसे की जाए। फिर हमने देखा कि जब पैदावार बढ़ा दी तो भूमि उस क्षमता को बर्दाश्त कर पा रही है कि नहीं कीटनाशकों के प्रयोग की। फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, बर्दाश्त कर रही है या नहीं कर रही है, इस तथ्य को अगर हम इग्नोर करते हैं तो उन खेतों में काम करने के लिए श्रम की व्यवस्था कहाँ से होगी। अब श्रम की व्यवस्था होगी तो पैसा देना पड़ेगा, तो उस पूंजी की व्यवस्था कहाँ से होगी। ये सारी चीज़ें आज आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए, तो अब मैं अगला और लास्ट कंटेंट, गैर कृषि क्रियाएं, पालमपुर की गैर कृषि क्रियाओं को समझाऊं। उसके पहले आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लें और मैं चलता हूं अंतिम कंटेंट, पालमपुर की कहानी का अंतिम भाग तैयार करने के लिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।